नमस्कार, यही सच है में आपका स्वागत है। मैं हूं आजाद खालिद, आपका मेजबान, और लेकर हाजिर हूं यही सच है। यही सच है कि चुनावी मौसम में अब घोषणा पत्र की भरमार है। वादे, दावे और कई लुभावनी कोशिशें जनता को लुभाने के लिए की जा रही हैं सभी दलों की तरफ से। कांग्रेस हो, बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो या फिर राष्ट्रीय जनता दल हो, सभी ने अपना अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। हालांकि इसमें नया कुछ भी नजर नहीं आ रहा है कुछ राजनीतिक लोगों को, लेकिन अलग अलग बातें की जा रही हैं। अगर कांग्रेस और बीजेपी के घोषणा पत्र की बात की जाए तो कांग्रेस के पहले नंबर पर है रोजगार, यानी रोजगार होगा तो देश समृद्ध होगा, देश खुशहाल होगा और अच्छे देश की परिकल्पना की जा सकती है। लेकिन बीजेपी के संकल्प पत्र के अंदर पहले नंबर पर है राष्ट्रवाद, क्योंकि राष्ट्रवाद नहीं तो कुछ नहीं, देश नहीं तो कुछ नहीं, दोनों के अपने अपने मत हैं। उधर अगर आप बात करें तो समाजवादी पार्टी का भी कई तरह के लुभावने वादे किए गए हैं और राष्ट्रीय जनता दल ने तो बाकायदा जो आरक्षण पर कहा है कि कोशिश की जाएगी और जो एक तरह से जनगणना भी की जाएगी जो पिछड़े लोग हैं, यानी सभी की बात की जाए। लेकिन अगर बात करें बीजेपी के आज के संकल्प पत्र की तो उसमें राम मंदिर धारा 370 की बात है, 35A की बात है। हालांकि इस बार उसमें गाय का जिक्र नहीं है। 1984 से लेकर 84 से अब तक गाय के बगैर कभी संकल्प पत्र नहीं आया, घोषणा पत्र नहीं आया बीजेपी का, लेकिन इस बार वो नदारत है, नहीं है। और अगर आप बात करें राम मंदिर की तो अपने घोषणा पत्रों में 8 बार पहले बीजेपी राम मंदिर का धारा 370 का जिक्र कर चुकी है, वादा कर चुकी है। पिछली बार भी इसी पर रही थी। और कांग्रेस की भी बात करें तो वो गरीबी हटाने जैसे कई वादे लुभावने कर चुके हैं। रोजगार को लेकर भी करोड़ों वादे कांग्रेस की तरफ से किए गए थे। एक पैनल हमारे साथ जुड़ गया इन्हीं तमाम बातों पर बात करने के लिए कि आखिर जनता को देने के लिए जनता की पॉलिटिकल पार्टीज के पास क्या है। हमारे साथ जुड़ गए खेमचंद शर्मा जी हैं, बीजेपी की तरफ से हमारे साथ मौजूद रहेंगे, अपनी बात रखेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। संजय गुप्ता जी रहेंगे हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से, वो आने वाले हैं, बहुत जल्दी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। और अब्दुल हफीज गांधी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं और वो अपनी बात रखेंगे। लखनऊ से सीधे जुड़े हुए, बहुत बहुत खैर मकदम है अब्दुल हफीज साहब आपका। संजय मिश्र साहब हमारे साथ मौजूद है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीधे जुड़े हुए हैं। और संजय जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर मैं चलना चाहूंगा तो खेमचंद शर्मा जी, 8 बार लगातार आपके यहां से राम मंदिर धारा 370 35A, हालांकि कश्मीरी पंडितों का भी जिक्र था, इस बार भी है, क्या कुछ नया है इसमें? देखिए, जैसा मोदी जी की छवि है वो विकास पर कहे जाते हैं। 12 साल उन्होंने गुजरात में राज किया और जिस तरीके से उन्होंने गुजरात का ट्रांसफॉर्मेशन किया वैसे ही उन्होंने 5 साल में पूरे भारतवर्ष में 8 बार राम मंदिर का जिक्र है, बना नहीं है। सर मैं आपको बता रहा हूँ, राम मंदिर के लिए जो सिंसियर एफर्ट्स गवर्नमेंट को करने चाहिए वो गवर्नमेंट ने किए। गवर्नमेंट ने कोर्ट में जाकर ये भी बोला कि इस केस को जल्दी से जल्दी निपटाया जाए। धारा 370 में धारा सर आपने 35A का देखा, उसमें गवर्नमेंट ने अपना स्टैंड क्लियर किया, इसको हटा देना चाहिए क्योंकि इससे हमारे जो वहाँ पे बहनों के साथ और भी वहाँ पे जो बाहर के लोग उनके साथ नहीं हो रहा है। देखिए हमारी सरकार 8 बार से नहीं है, हमारी सरकार पिछले 5 साल से है। अच्छा। कुछ केस कोर्ट में है, हम उसको पुश कर सकते हैं, हमने पुश किया है। देखिए वाजपेयी जी की सरकार भी 6 साल की सरकार थी, उसमें चीजें आगे बढ़ी। हमारे कश्मीरी पंडितों पे भी काम, मैं आपको बता दूं 1947 में, कल और परसों जम्मू में था, 1947 में जो जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का डिवीजन हुआ और जब कश्मीर के बहुत सारे पार्ट को पाकिस्तान ने ऑक्युपाई किया, उस समय हजारों की संख्या में जो हिंदू जम्मू में आए या जम्मू कश्मीर में आए, आज तक उनका जो ड्यू मिलना चाहिए वो नहीं मिला। लेकिन हमारी सरकार ने उनको दिया है, 5.5 लाख रुपए ऑलरेडी हमने उनको दे दिया है, उनको सम्मान दिया जा रहा है, उनको जगह दी जा रही है। सर बनाई हमने सरकार से बाहर भी आए। जो महबूबा मुफ्ती आज उनका बयान है जिसके खिलाफ हाईकोर्ट में बाकायदा याचिका डाल दी गई है, फ्रैक्चर मैंडेट में हम फ्रैक्चर मैंडेट नहीं क्या करें। सरकार तो देखिए जब ठीक है देखेंगे डेमोक्रेसी में यदि किसी के पास क्लियर मैंडेट नहीं है तो साथ में मिलकर सरकार बना नहीं पड़ती। तो हमने एक्सपेरिमेंट किया, अब्दुल हफीज साहब फेल था, इसलिए अब्दुल हफीज साहब आपके यहाँ वादा किया गया कि अहीर रेजिमेंट बनाई जाएगी, जबकि अगर देखा जाए वोट रेशो की बात की जाए यादवों से ज्यादा तो मुस्लिम वोट बैंक है आपका, तो मुस्लिम रेजिमेंट शायद पहले होनी चाहिए थी। अगर आपकी बात को मान भी लें कि अहीर रेजिमेंट होनी चाहिए, क्या ये जातिवाद की राजनीति आप करना चाहते हैं और अहीर रेजिमेंट आपको पहले नजर आई? देखिए जातिवाद की राजनीति नहीं है, बल्कि मैं समझता हूं कि सामाजिक न्याय की लड़ाई। ये न्याय कैसा है?
17-18% मुसलमान वोट बैंक है आपका, 4% यादव है। पहले यादव नजर आए परिवारवाद की तरह, बिरादरीवाद की तरह, यहां भी यही पहले नजर आए। देखिए मैं बता देता हूं, देखिए ये मांग जो है हरियाणा के क्षेत्र से बहुत पहले उठी, अहिरवाल रेजिमेंट की या अहिर रेजिमेंट, और इसी तरह की डिमांड जो है 2005 में माननीय अडवाणी जी से गुजरात के लोगों ने कहा, तो हमने अहिर रेजिमेंट और गुजरात रेजिमेंट की बात की है। हमारी आर्मी में पहले से ही जो है बहुत सारे पंजाब रेजिमेंट, बिहार रेजिमेंट, मद्रास रेजिमेंट जो है, गोरखा रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, बहुत सारे रेजिमेंट हैं। और 2000 जब 1947 में केएम का, मेरा सवाल आपसे पूछता, मैं पूछ रहा था मुस्लिम आपको पहले क्यों नजर नहीं आया? अगर आपकी बात मान भी ले, पहली बात तो आपकी बात को हम समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर आपकी बात मान भी ले तो आपको तो मुस्लिम पहले नजर आना चाहिए था। वोट बैंक तो बड़ा वो था आपका, आप ही कहते हो। देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि समाज से जो मांग आती है, जैसे मैंने कहा अहिरवाल, अच्छा किसी की अगर आवाज नहीं आएगी तो उसकी आवाज आप नहीं बनेंगे? ये बिल्कुल आवाज बनेंगे, लेकिन हमारी प्राथमिकताएं भी बहुत सारी हैं। ऐसा नहीं है कि जिस समाज की आप बात कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी ने सबसे ज्यादा, मैं समझता हूं कि देखिए मुस्लिम समाज की बात कर रहे हैं, आप शर्मा क्यों रहे हैं? आप तो मुसलमानों की आवाज बन के बैठे हैं, आपको प्रवक्ता कर बनाया है तो इसलिए बनाया कि आप मुस्लिम हैं, ऐसा अभी तक आपका ट्रैक रिकॉर्ड है आपकी पार्टी का, तो आप उसको कहते हुए शर्मा क्यों रहे हैं? आप सुन लीजिए, क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, बहुत सारी चीजें नहीं कह सकते। अहिर रेजिमेंट कह सकते हैं, अहिर रेजिमेंट कह सकते हैं। देखिए मैं बता रहा हूं आपको कि कॉन्स्टिट्यूशनल कुछ कैटेगरीज हैं, आप उसकी बात कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल कैटेगरीज हैं, अगर ओबीसी कैटेगरी है तो उसके बारे में बात की जा सकती है। ओबीसी की कर सकते हैं, अहिर की कर सकते हैं? अहिर की बिल्कुल नहीं कर सकते। जिस तरीके से आप ये बताइए कि कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल कैटेगरीज हैं जो अलाउड हैं, लेकिन चूंकि इलेक्शन कमीशन का मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, इसलिए मैं वो कर रहा था, वरना मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जिसका आप नाम लेना चाहेंगे मैं यहाँ पर नाम दूंगा, क्योंकि कल ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नोटिस इशू किया है, इसलिए मैं समझता हूं कि बहुत सोच समझ के बोलने की आवश्यकता है। ठीक है, हमारे साथ संजय मिश्र जी भी हैं। संजय जी, हालांकि हमारे साथ संजय गुप्ता जी भी आ गए कांग्रेस की तरफ से, उनका भी स्वागत करेंगे, बहुत जल्दी आपके सामने आ जाएंगे। संजय मिश्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। संजय मिश्र जी, ये बड़ा अजीब आपको लग रहा होगा, हालांकि मैंने तीनों चीजें जो कही है, 8 बार राम मंदिर धारा 370-35A का जिक्र हो चुका है, लेकिन जो आपके सामने है वो कह रहे हैं सरकार नहीं थी। चलिए, लेकिन जब सरकार थी तब कितनी कोशिश हुई, कश्मीरी पंडितों को क्या मिला, ये बड़ा सवाल था। उधर कांग्रेस की भी बात करेंगे, कांग्रेस से भी पूछेंगे। समाजवादी पार्टी अहिर रेजिमेंट की तो बात करती है, लेकिन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की भी बात कर रही है। आवाज चली गई जी। संजय मिश्र जी, आपको आवाज मिल रही है? बिल्कुल, आपका बिल्कुल सही सवाल है। सवाल आपका बिल्कुल बढ़िया है, सही है। देखिए, जब राजनीति में नेताओं की आवाज धीमी पड़ जाती है, उसमें शब्द अच्छे नहीं होते हैं, तो फिर जाति और धर्म के मुद्दे लिए जाते हैं। अहिर रेजिमेंट के जरिए जो संदेश है वो सेना को मजबूत करने के लिए कम है, एक जाति विशेष को ज्यादा से ज्यादा मैसेज देने के लिए। कल अभी मायावती जी ने देवबंद में रैली की और उन्होंने अपील किया मुसलमानों से कि आप एकजुट होकर के वोट दीजिए, बटना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं, हाँ, जब आचार संहिता के बारे में उनको भी जानकारी और सबको जानकारी है, लेकिन नेता ऐसे शब्द जानबूझकर बोलते हैं। दरअसल हमारे देश की राजनीति में जो मुद्दे हैं वो असल के मुद्दे गौड़ हो जाते हैं, और जब नेताओं की जो उनके शब्द हैं, जो उनकी आवाज है, जब धीमी पड़ती है, तो जाति धर्म संप्रदाय के मुद्दे उठाने लगते हैं ताकि पोलराइजेशन हो। बिल्कुल आपका कहना सही है कि जिस तरह से फोकस होना चाहिए समाज के विभिन्न पक्षों पर, विकास के कंसेप्ट पर, वैसा कहीं फोकस नहीं है। आप मंचों पर देखिए, सारे मंचों पर भाषण क्या हो रहा है, कोई राष्ट्रवाद के नाम पर भारत पाकिस्तान का नारा लगा रहा है, तो कोई उसके विरोध में और भी अटपटी बातें कह रहा है। तो कुल मिलाकर के जो देश की जो शक्ति है जनता है, और उस जनता के प्रतिनिधित्व वाले जो विषय हैं वो मुद्दे होने चाहिए। मैं अभी घोषणा पत्र की आपने चर्चा की, मैं उस पर आना चाहता हूं। भाजपा ने फिर दोहराया है कि वो सुरक्षा, सुशासन और समृद्धि, ये 3 उसके विषय होंगे, 3 मुद्दे होंगे जिस पर वो लड़ेगी, जिस पर आगे बढ़ेगी। लेकिन जो धारा 370 है,
आप याद करिए दौर को, ये आज का ये मुद्दा नहीं है, ये लंबे समय से चला 8 बार अपने घोषणा पत्र में जिक्र हो चुका है बीजेपी के धारा 370, राम मंदिर और 33 से तीनों मुद्दों का लगभग 8 बार, 84 से लेकर अब तक 10 बार। तो सवाल यही से पैदा होता है कि जब आप 8 बार 10 बार किसी विषय को घोषणा पत्र में लाते हैं, बार बार उसी पर रिपीट करते हैं, भाषण देते हैं, लेकिन जब वो पूरा नहीं होता है तो आपकी बात पर भरोसा कौन करे और क्यों करे। 300 और यही हाल कांग्रेस का है। उसने अगर बात करें उसके 2004 का 2014 का जो उसका जो मैनिफेस्टो था, उसमें 1 करोड़ से ज्यादा रोजगार देने का इन्होंने भी वादा किया था। इनके यहां से एक बड़ा नारा आया था बड़े नेता की तरफ से, गरीबी हटाओ। लेकिन अगर देखा जाए जमीन पे कुछ भी नहीं हुआ है। दोनों तीनों पार्टियों का यही हाल लग रहा है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो कांग्रेस का घोषणा पत्र भी लगभग उसी तरह से है, जिस तरह से उन्होंने न्याय के तहत 72,000 रुपए देने की घोषणा की है। देखिए, जाहिर सी बात है कि जो पार्टियां हैं लोकतंत्र में, उन्हें जनता की आवाज बननी चाहिए। जैसे हमारे देश में आरक्षण की व्यवस्था हुई तो ये मान के हुआ कि समाज में जो लोग कमजोर हैं उनको एक अवसर दिया जाए, उनको आगे बढ़ाया जाए। ये संवैधानिक व्यवस्था थी। उसी तरह से सरकारों की, राजनीतिक पार्टियों की ये प्रतिबद्धता होनी चाहिए जी कि वो जनता के हितों पे काम करे। संजय गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए, बहुत बहुत स्वागत है। संजय जी, आपकी कांग्रेस की तरफ से 72,000 का एक वादा किया गया, 72,000 अब की बार जो है गरीबी पर वार, ये घोषणा है या लोगों को लुभाने की बात है? इसको अगर देखा जाए दूसरे मायनों में, बिल्कुल देसी बात कहना चाहता हूं, जो एक वादा होता है जैसे बिरयानी की प्लेट खिलाई जाती, इस तरह की प्लेट तो नहीं है ये? जनाब, मैं बिल्कुल जिम्मेवारी से कहना चाहता हूं, हम लोगों ने वादा किया, हम निभाएंगे। और हमने कहा है कि 72,000 रुपये उस गरीब आदमी को जो कि देश का 20% है और 5 करोड़ परिवार है, उनको कांग्रेस ये मुहैया कराएगी। ये हमारा वादा है। और हम भारतीय जनता पार्टी की तो जुमलेबाज सरकार नहीं है। मैं 1 मिनट के लिए आपको याद करा दूं, कांग्रेस ने वादा किया था, आपने कहा कि बहुत से वादे पूरे नहीं किए, हो सकता है कि सारे के सारे नहीं कर पाए हों। मनरेगा कांग्रेस ने लॉन्च किया, राइट टू फूड कांग्रेस ने दिया, राइट टू एजुकेशन कांग्रेस ने दिया, राइट टू इन्फॉर्मेशन इस देश में कांग्रेस ने दिया। और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में जो यूज कर रहे हैं ना मोदी जी, आधार कार्ड कांग्रेस ने दिया। और इसके अंदर बहुत सी चीजें ऐसी हैं, कांग्रेस ने अपने तयशुदा समय के अंदर वो चीजें दी। और 3 राज्यों में जो हमारी सरकार बनी, हमने वादा किया था किसानों के लिए, हमने वो कार्रवाई भी चालू की है। और हम कहना चाहते हैं ये 72,000 रुपए की हमने सारी चीजें हमने तय कर ली है। इसके ऊपर कमेटी बनी थी, इसके ऊपर पूरा हमने हिसाब किताब ब्यौरा जोड़ करके जिम्मेवारी से देश को वादा किया है। और हम कहना चाहते हैं जिस दिन ये चीज इंप्लीमेंट होगी, एक समय था किसी ने कहा जी कांग्रेस ने नारा दिया था, आपने भी कहा कि गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ के समय पर 70% देश गरीब थे, गरीबी स्तर के नीचे थे। आज 20% बचे हैं, वो 20% भी आने वाले इस चुनाव के बाद अगले 5 वर्षों के अंदर फेस वाइज तरीके से चिदम्बरम साहब ने उसका विजन पेश किया है। नहीं होंगे तो राजनीति किस पे करेंगे आप लोग? नहीं लोग कैसे ऐसे नहीं है। जब 70 से आज 20 पे आ गया, हम कहते हैं 20 को भी हटना चाहिए, क्योंकि जब इस देश के अंदर किसान आत्महत्या करता है, जब इसके अंदर मजदूर को खाने के लिए 2 टाइम रोटी नहीं मिलती है, तो आप मुझे बता दीजिए कि सत्ता के अंदर बैठने का हमें अधिकार है कि बहुत बड़े बड़े वादे इस जुमलेबाज सरकार ने किया था। इन्होंने कहा था 15 लाख देंगे, जनधन अकाउंट खुलवाए थे। आज लोग पूछ रहे हैं वो कहां है 15 लाख। इन्होंने कहा था 2 करोड़ नौकरियां देंगे, आज पूछ रहे हैं लोग कहां है वो 2 करोड़ नौकरियां। इन्होंने कहा था महिला सुरक्षा देंगे, कुलदीप सेंगर की पार्टी से पूछ रहे हैं कि आप कुलदीप सेंगर को बचाने वाले लोग हैं, कहां गई वो महिला सुरक्षा। आज पूछ रहा है शेड्यूल ट्राइब कहां है हमारे अधिकार। आज पूछ रहा है किसान कहां है मेरा एमएसपी और गन्ने का पैसा, आज पूछ रहा है ना। तो इन्होंने 5 साल के पहले इन्होंने कहा था, आज वही का वही मैनिफेस्टो आज ले आए हैं। काम इन्होंने कुछ नहीं किया। 10% भी अगर इन्होंने डिलीवर किया हो तो मैं आपके चैनल के माध्यम से खेमचंद जी को चैलेंज कर रहा हूँ, डिबेट कर ले पॉइंट वाइज। 10% भी इन्होंने पूरा नहीं किया। 100 में से 10% भी मैनिफेस्टो सोनिया जी ने 10 साल प्रॉक्सी उन्होंने शासन चलाया, उन्होंने दिया। लेकिन अरे भाई साहब आप अपनी बात बताइए, 5 साल में क्या किया? गरीबी कम नहीं हुई, गरीब बढ़े। हमने क्या किया बताता हूँ। हमने देश को सुरक्षा दी, हमने देश को सम्मान दिलाया, हमने सेना को
के पैसे पास कर लिए, सेनाओं को रुपए देने का काम किया। आप बताइए 50 रुपए से नीचे डीजल पेट्रोल कहाँ है? हमने आप बताइए 50 रुपए से नीचे डॉलर कहाँ है? आज लोग पूछ रहे हैं आपसे, जवाब दीजिए। अडानी को पोर्ट ट्रस्ट में आपने 1 रुपए जमीन दी है, लोग पूछ रहे हैं आपसे। आप बोल रहे थे मैं चुप था, आप कुछ और जवाब दे रहे हैं। आप इनका जवाब दीजिए ना मुझे, जो मैं पूछ रहा हूँ। ऐसी बात 15 लाख का जाएगा। हमने क्या क्या बताता हूँ, हमने क्यों नहीं है 15 लाख का ओपिनियन बनाया हमने। आप लोगों ने आज कहाँ है बुलेट ट्रेन? जाके हजारों करोड़ के पास, आप लोगों ने देश को लूटा, आपने देश को लूटा। आज आप बताइए ना, राज में 7.3 बुलेट ट्रेन कहाँ चला गया? आज बुलेट ट्रेन है, बुलेट ट्रेन चल रहा है, मैनिफेस्टो में कौन से पेज पर है? आप कौन से पेज पे आपकी बुलेट ट्रेन बता दीजिए। दिखाई नहीं देता, स्मार्ट सिटी कौन से पेज पे बता दीजिए। तो जमानत पे उनको ठीक है, चोरी दिखाई ठीक है। हम जनता को देखिए, खेमचंद जी, खेमचंद जी आपने एक मिनट खेमचंद जी क्या किया है वो मैं आपको खेमचंद जी आपने कहा बुलेट ट्रेन चल रही है, आप लोगों को नहीं दिखती है। मिस्टर इंडिया वाली बुलेट ट्रेन चल रही है, जनता को इंडिया वाली क्यों? दिल्ली टू आगरा बुलेट ट्रेन चल रही है, नहीं चली तो आप मेरे को बताएं। इसका नाम बुलेट ट्रेन नहीं है। अरे भैया क्या बुलेट ट्रेन चल रही थी अहमदाबाद से बॉम्बे के बीच में। आप लोगों को इसी तरह गुमराह बनाते हैं, आप इसी तरह का झूठ बोलते हैं। यही झूठ बोलना है। यदि हम आपसे दुगनी स्पीड पे हाईवे बना रहे हैं, आपको दिखाई नहीं देता। ठीक है, हमने 1 लाख करोड़ से ज्यादा हमने बचाया जो आप लूटते थे। अरे भाई साहब, आपसे बड़ा लुटेरा नहीं मिलेगा। और भी लोग हमने 7 करोड़ से ज्यादा फाइल के नाम से लूटते हैं देश को। 30,000 करोड़ रुपए लूट आपका देश की जनता पे इतना एहसान है, कैसे उतारेगी? सभी का, दोनों पार्टीज का जो बड़ा एहसान है जनता के ऊपर, बड़े वो कैसे उतर पाएगा, ये बड़ा मसला है। एक वोट उसको देना, और देखो कितना दे दिया, लाखों करोड़ रुपए तो ये बता रहे हैं, पता नहीं क्या क्या। लेकिन अब्दुल हफीज साहब, हाँ मान रहे हैं, लोग मान रहे हैं, हम भी मान रहे हैं। अब मैं भी मान रहा हूँ, क्योंकि गंगा सफाई के लिए आपने जो बनाई थी कमेटी, उसकी कितनी मीटिंग हुई यही बता देना आप। लेकिन आऊंगा, हाँ गंगा में शिप आऊंगा। जी हफीज साहब, गांधी साहब, हफीज साहब, राजनीति जो है इस तरह की हो रही है, विपक्ष का। खेमचंद जी, समाधि कब लेंगे, क्यों लेंगे? खेमचंद जी, संजय गुप्ता और खेमचंद, अगर इसी तरह करोगे तो आप ये तो बता दो, जो बाबा रामदेव थे आपके साथ खड़े थे, वो भी नजर नहीं आ रहे। खैर, अब्दुल हफीज साहब, विपक्ष जो है जिस तरह से हो रहा है, सत्ता और विपक्ष का शोर जो है, उसमें जनता के मुद्दे दब रहे हैं, कैसे काम चलेगा? आप भी विपक्ष हो, लेकिन आपकी लड़ाई भले ही समझ में नहीं आ रही किससे, कि सपा की जो लड़ाई है, गठबंधन की जो लड़ाई है, वो बीजेपी से है या कांग्रेस से। तो ये कंफ्यूजन आपने क्रिएट कर दिया, लेकिन मुद्दे कब हल होंगे जनता के? देखिए, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं है। हमारा जो गठबंधन है वो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और आरएलडी से है। हमारा कांग्रेस से किसी भी तरह का कोई गठबंधन नहीं है। कांग्रेस भी चुनाव लड़ रही है, बीजेपी चुनाव लड़ रही है। हमारा मुकाबला सीधे जो है बीजेपी से, क्योंकि कांग्रेस तो कहीं पिक्चर में नहीं। कांग्रेस खुद कह रही है कि हम 2022 की तैयारी कर रहे हैं। तो आज जनता ये देख रही है कि कौन उनके मुद्दों पे इलेक्शन लड़ रहा है, किसके पास संगठन है, किसके पास कार्यकर्ता है, किसके पास जमीनी कार्यकर्ता है और कौन मुद्दों पर लड़ा है। तो आज आप देखिए कि हमने रिजल्ट दिए हैं गोरखपुर के रूप में, फूलपुर के रूप में, कैराना के रूप में। हमने जनता को कर दिखाया है। गोरखपुर का तो पूरी थाली उनके घर चली गई। गोरखपुर में जो आपने थाली सजाई थी वो तो पूरी उठ के इधर चली गई। आप देखिए, बहुत सारे लोग होते हैं। अभी 2 दिन पहले वो बोल रहे थे, जब ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, कि मोदी जी, योगी जी ने उस समाज के लिए कुछ नहीं किया है। वो कह रहे थे कि जुमला पॉलिटिक्स करते हैं, और 3 दिन के अंदर जो है उस समाज के लिए सब कुछ कर दिया योगी जी ने। तो ये अपने हित साधने की पॉलिटिक्स वो समाज समझ रहा है। और हमने जो प्रत्याशी दिया है गोरखपुर के अंदर, वो उनको सबक सिखाने का काम करेगा। उन प्रत्याशी ने कहा है कि कितने पैसे जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनको मिले हैं। तो जो लोग अपना हित साधते हैं, वो प्रदेश का हित नहीं साध सकते, वो देश का हित नहीं साध सकते, वो समाज का हित नहीं साध सकते। लेकिन इसीलिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चला रहे हो, एक परिवार के लोग और अपीजमेंट की राजनीति आपकी होती है। पैसे की राजनीति भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी वाले, आप पैसे का आरोप बीजेपी पे 40% आप लोग लोकसभा में परिवारों से परिवार की भलाई सोच रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ एक यादव परिवार के सारे लोग एमपी बनाने का काम आप कर रहे हैं। सिर्फ आपको आसपास के लोग दिखाई देते हैं। वैसे बहन जी के साथ कुछ लोगों के अलावा किसी को देखती नहीं है। जनता आपको जानती है, आपके कुशासन को आज भी याद करती है। मायावती जी का कुशासन, मुलायम सिंह जी का कुशासन, अखिलेश जी का कुशासन,
लोकसभा के अंदर परिवारों से हैं, तो आपको कोई औचित्य नहीं है। भैया परिवारों से होना, एक होता है कार्यकर्ता काम करके आए, एक होता है एक ही फैमिली से। आप बात करते हो कि आप मुस्लिमों के रिप्रेजेंटेटिव हो, आप बात करते हो आप यादवों के रिप्रेजेंटेटिव हो, आप बात करते हो आप ओबीसी के रिप्रेजेंटेटिव हो। कितने लोगों को आपने एमपी बनाया, कितने लोगों को आपने पदाधिकारी बनाया, क्यों सिर्फ और सिर्फ परिवार के लोगों को आप एमपी की टिकट दे रहे हो? क्यों आपकी पार्टी में, क्यों जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में सीईओ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सिर्फ और सिर्फ परिवार से होते हैं, जैसे आपकी पार्टी में? इसलिए जो है आरएसएस भी परिवारवादी है, लेकिन समाजवादी पार्टी है, लेकिन समाजवादी पार्टी में कोई परिवार की पार्टी है। लोग खेमचंद जी और अब्दुल हफीज गांधी दोनों लोगों का जो बात है वो दोनों बातें बहुत अच्छी कह रहे हैं अपनी अपनी पार्टी के मतलब की, लेकिन जनता कौन सी सुने ये बड़ा सवाल है। और खेमचंद जी मुझे लगता है कि आपका तो खास तौर से ये होता है कि बीच में जो है ना जिस तरह से आप एकदम शुरू हो जाते हो और ऐसा लगता है आप देखिए परिवार को वो भी कह रहे हैं परिवार आपके यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ परिवार नहीं, परिवार का एक डेफिनेशन, आपके यहाँ कोई परिवार नहीं है सर। परिवार का मतलब हफीज साहब आपने कहा परिवार नहीं है, परिवार का मतलब हफीज साहब आप क्यों आपने आरोप लगाया जब इनके यहाँ है नहीं? एक बार जवाब ले लेता हूँ, मैं जवाब ले लेता हूँ। हफीज साहब ये कह रहे हैं इनके यहाँ तो परिवार है ही नहीं, फिर आप झूठा आरोप क्यों लगा रहे हैं उनके ऊपर? देखिए आप रिपोर्ट देख लीजिए, 44% लोग लोकसभा में पार्लियामेंट के मेंबर इनके परिवारों से हैं। 24 टिकट अभी मध्य प्रदेश के इलेक्शन में बेटियों को दिए, अभी ये उत्तर प्रदेश के 2017 के इलेक्शन में दिए, कैराना में कोई और नहीं मिला, मोहन सिंह जी बेटी मृगांका सिंह जी मिली, पंकज सिंह कौन है, संदीप सिंह कौन है, राजवीर सिंह गुड्डू कौन है, पूनम महाजन कौन है, अनुराग ठाकुर कौन है, वसुंधरा राजे कौन है, आप ही मुझे बताइए। इनके आप ऊपर से नीचे तक लिस्ट परिवार में क्या ये परिवारवाद का मतलब होता है कि एक ही व्यक्ति, जो आपके होता है वो परिवार नहीं होता? नहीं सर, ये मतलब ही क्या, एक व्यक्ति जो पार्टी का अध्यक्ष है, एक व्यक्ति उसी के बेटे एमपी है, उसी की बहू एमपी है, उसी के जो नाती पोते वो भी एमपी है, उसी के चाचा आपके मंत्री है, उसी फैमिली में सब कुछ है। लेकिन इसका परिवारवाद देश की जनता का दुर्भाग्य है, देश की जनता का दुर्भाग्य काम करता है और राजनीति में आता है, उसमें बुराई नहीं। लेकिन एक ही परिवार में आप सब कुछ कर लो, आप अपने आसपास बांट लो। ये देश की जनता का दुर्भाग्य है, ये इस देश की जनता का दुर्भाग्य है कि लोगों ने डिफाइन कर रखा है। अब्दुल हफीज गांधी साहब कह रहे हैं क्योंकि इनके यहाँ भी परिवार है तो इसलिए हमारे यहाँ भी जायज है। ये कह रहे हैं हमारा जो परिवारवाद है वो जायज वाला है, इनका वाला गलत है। ये बड़ा अजीब बात है। इधर कांग्रेस का भी यही हाल है। संजय मिश्र जी, परिवारवाद हो या कोई भी मामला हो, आप देखिए कि किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टी के लोग अपनी अपनी बात को अपने हिसाब से मॉडुलेट भी कर लेते हैं, जस्टिफाई भी कर लेते हैं। ये तो रीति हो गई है। आप मंचों पर एक दूसरे को इधर उधर जरूर कह लेते हैं, लेकिन अंदर से इनके तालमेल भी बहुत होते हैं। एक दूसरे की नकल भी करते हैं और एक दूसरे की गलती। मुलायम सिंह जी के खिलाफ तो कोई उम्मीदवार भी नहीं उतारा इन्होंने ढंग का, ऐसा भी आरोप है। अब जो भी उतारे हैं आरोप तो लगता है, देखिए सबका अपना तालमेल होता है और लोग तालमेल कर लेते हैं। लेकिन जहां तक परिवारवाद की बात है, ये बात सही है कि समाजवादी पार्टी का पूरा नियंत्रण एक परिवार के हाथ में है। लेकिन यह भी सही है कि दूसरी पार्टियां भी इससे मुक्त नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और दूसरे, देखिए आप ये कह करके अपना संजय मिश्र जी देखो समाजवादी पार्टी का परिवारवाद अब कुछ कम तो हुआ है, क्योंकि दो फाड़ हो गए उसमें। थोड़ा सा आप उनकी पीड़ा को भी समझिए। आप इसको इस रूप में नहीं देख सकते। जिस परिवार के लिए उन्होंने पूरी दुनिया को छोड़ दिया, सारी बुराइयां ली, वही परिवार बिखर गया। तो आपने नहीं आजाद साहब एक बात बताइए, 80 लोकसभा की सीटें हमारे कितने लोग लड़ रहे हैं? बाकी को तो हम नेता बनाने का काम कर रहे हैं। तो लीजिए, विधानसभा में 400 सीटें हैं, 400 सीटों में कितना हमारे लोग लड़ते हैं? लीजिए, बाकी हम सामान्य लोगों को लड़ाते हैं। जी, मुख्य बात ये थी कि अखिलेश यादव का वक्तव्य आपने सुना था। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा था कि साहब देखिए, हम उनके परिवार में अपर्णा यादव भी संभल से टिकट चाह रही थी। मुलायम सिंह ने साफ कह दिया कि इनको टिकट दिया जाए, पर वो तैयार नहीं हुए। जब उन पर सफाई मांगी गई तो उनका कहना था क्या करते, हमारे पास सीटें कम हैं, यानी सीटें ज्यादा होती तो ज्यादा लोग उतार दिए जाते। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि परिवारवाद का जो कंसेप्ट है वो खत्म हो गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस या दूसरे संगठन पाक साफ नहीं है। ये नहीं कह सकते कि उनके ऊपर नहीं है। आप ये कह के अपना बचाव नहीं कर सकते कि फला 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 को हमने टिकट दिया है, लेकिन ये तो संघर्षों की वजह से इनको टिकट दे दिया, वो परिवारवाद। लेकिन संजय मिश्र जी एक सवाल और आ रहा है। देखिए आडवाणी जी का सवाल आया था। आडवाणी जी की बेटी को लड़ने का प्रश्न। हाँ,
संजय मिश्र, मेरा एक सवाल यह अलग से था, जैसे मैं अब्दुल हफीज गांधी साहब से पूछ रहा था कि मुस्लिम मतदाता भले ही इनके पास ज्यादा है लेकिन इनको उसका ध्यान नहीं आया। अगर दलितों की बात करें, मायावती जी बाकायदा दलितों की हामी होकर दलितों की राजनीति करती, कितने दलितों को टिकट दिया उन्होंने, ये बड़ा सवाल जो है ना आजकल तैर रहा है समाज में, लोगों में, राजनीतिक हलकों में। ये तमाम सवाल जो है ये कौन उठाएगा? देखिए, दलितों को जब टिकट देंगी तो दलित नेता बनेगा, और जब नेता बनेगा तो सियासत खत्म होने लगेगी। इसलिए दलित एक मुद्दा है, ये सच है कि केवल मुद्दा है, वोट पाने का मुद्दा है। ये सिर्फ वोट पाने का मुद्दा है, वोट लेने का मुद्दा है। वो समझ रही है कि जो सामाजिक समीकरण है, उस समीकरण की जो संवेदनशीलता है वो क्या है। इस वजह से वो दूसरे वर्ग को, दूसरे लोगों को सुनाती है। 72,000 बनाम जो है एक तरह से 75 वादे आप किस तरह से करेंगे? क्योंकि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में आपने 13 रुपए, 16 रुपए, 36 रुपए, 33 रुपए कर्ज माफ किया है। क्या ये भी इसी तरह से कुछ इसमें नया आंकड़ेबाजी निकल के आएगी? देखिए, निजी तौर पर तो मैं ये देखता हूं कि इस तरह के नहीं, मैं संजय गुप्ता जी के पास जा रहा हूं। संजय मिश्र जी, वो मिश्र, हाँ, ये संजय गुप्ता जी का सवाल है क्योंकि कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। 72,000 पे तो मैं समझता हूँ आपने काफी चर्चा करी। इसके अलावा 22 लाख सरकारी नौकरियां भी आज पद खाली है। कांग्रेस ने कहा है खाली है, ये पहली बार खाली हुए? नहीं, बिल्कुल। आपकी सरकारें रही हैं तब भी खाली नहीं, सरकारों में ज्यादा खाली हुई है ना। अभी जो लोग रिटायर हुए हैं, जानकारी लेने के लिए मैं तो पूछ रहा हूँ सर। मैं आपको वही तो बता रहा हूँ, 22 लाख खाली हैं और उन खालियों को भरने के लिए कांग्रेस ने ये संकल्प लिया है कि हम लोग जैसे सत्ता में आएंगे इनको भरने का सबसे पहले काम शुरू करेंगे। उसके बाद हमने कहा कि 3 साल तक जो भी व्यक्ति बेरोजगार नया उद्यम चालू करेगा उसको किसी तरह के लाइसेंस देने की जरूरत नहीं होगी। हमने कहा कि किसानों के लिए आयोग बनेगा। हमने कहा कि जो एजुकेशन लोन किसी व्यक्ति ने पढ़ाई के लिए लिया और जब तक उसकी नौकरी नहीं लगेगी उसका ब्याज भी उसके दौरान उसको नहीं देना होगा। तो इस तरह के कांग्रेस कंस्ट्रक्टिव विकास के और बेरोजगार, गरीब, किसान, मजदूर, इनसे जुड़े हुए छोटे लोगों से, गरीब तबके से जुड़े हुए प्रश्न को लेकर के आई है, जो इस देश के सामने महामारी का रूप ले चुके हैं। आज लोग, किसान इस देश के अंदर आत्महत्या कर रहा है, गरीब इसके अंदर आत्महत्या कर रहा है। तो आज हमारा सभी लोगों का जिम्मेवारी बन जाती है, न केवल कांग्रेस की, सभी की, कि हम इस पे काम करें। मगर जो एक मिनट जो प्रेजेंट सरकार है वो इसको डिलीवर करने के अंदर फेल रही। इन्होंने योजनाएं तो बहुत बताई थी, मैनिफेस्टो में 2014 का पढ़ ले, वही 2019 का है मोटे तौर पर। इन्होंने योजनाएं तो बहुत बताई थी, मगर अरे भाई साहब सुन तो, अभी तो आपको कहा था कि आप बीच में बोलते हो, सुन तो लो, आप फिर नहीं, आप नहीं बोलना है, सुन लीजिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप उसके अंदर डिलीवर नहीं कर पाए, आप एग्जाम के अंदर फेल हो गए। आपके 10% भी आपका वोट, आपके परसेंटेज मार्क नहीं आए हैं। आपको दोबारा री एग्जाम देना है और री एग्जाम में फिर वही पर चले गए बैठे हैं। बहुत शॉर्ट में कह रहा हूँ, आप हो क्या रहा है, प्राइमरी का बच्चा एक प्रोफेसर को जज कर रहा है कि वो फेल हो गया या पास। प्रोफेसर को जज कर रहा है प्राइमरी का बच्चा। कांग्रेस, सर मेरे को अपनी बात करने आपने कांग्रेस को 2 मिनट दिए। कांग्रेस, देखिए कांग्रेस ने 61 साल में कुछ नहीं किया। आज हमसे हमने किया है, हम अभी आप प्रोफेसर हो जाते हैं, बता रहे हैं, अभी चाय वाले हो जाते हैं। अरे तय कर लीजिए क्या है आप, और असल में आप कुछ नहीं है, चौकीदार ही चोर है। असल बात ये है भैया, मैंने कोशिश ये की थी सबका वर्जन आ जाए। यही सच है, मैं आज फिलहाल इतना ही, यही सच है, मैं आज फिलहाल इतना ही। अब्दुल हफीज साहब से मैं माफी चाहूंगा, मैं जाना चाहता था लेकिन खेमचंद जी और संजय गुप्ता जी का जो विवाद था वो शायद बढ़ता जा रहा था। और यही सच है कि पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने दावे जरूर बड़े बड़े कर रही हैं लेकिन दूसरे को नीचा भी दिखाने की कोशिश कर रही हैं और कम से कम अपने वादे को सच्चा बता रही हैं। जिस दिन आप वोट डालने जाएं उस दिन जरूर ये याद रखना, ये तमाम बातें आपके लिए ही हैं और आपके लिए इनका बहुत मायने हैं। यही सच है। मैं आज फिलहाल इतना ही, अपने मेजबान आजाद खालिद को इजाजत दें।